Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in today's parasitology class, we will discuss hookworms. Discovery. टू स्पीशीज है हुकवर्म्स के जो कि हुकवर्म डिजीज काज करते हैं। वैसे स्पीशीज टू नहीं है, हम इस लेक्चर में और भी स्पीशीज पढ़ेंगे, लेकिन टू मेजर स्पीशीज जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर हुकवर्म डिजीज वो एनसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल और निकेटर अमेरिकैनस है। एनसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल को कॉमनली द ओल्ड वर्ल्ड हुकवर्म भी कहते हैं। ठीक है। जो हमारे पास लिटरेचर में इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है एनसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल की, फर्स्ट जो हुकवर्म्स थे, इट कैन बी डेट्स बैक टू 3rd सेंचुरी BC। ठीक है। सो मीन के ये बहुत ही पुराना हुकवर्म है एनसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल। और लेकिन इसकी जो एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है इस वर्म की, ये 1843 या कुछ बुक्स में 1838 लिखा है, एंजेलो डुबेनी ने की थी। ठीक है, इसकी एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन, और एंजेलो डुबेनी ने इसको नाम भी दिया था। ठीक है, 1838 या 1843 में। इसके अलावा एंजेलो डुबेनी ने हुकवर्म के टीथ को भी डिस्क्राइब किया था इन ग्रेट डिटेल। तो एंसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल को कॉमनली द ओल्ड वर्ल्ड हुकवर्म कहते हैं, और इसको एंजेलो डुबेनी ने डिस्क्राइब किया था 1838 या 1843 में। निकेटर अमेरिकैनस जो है ये नॉर्थ अमेरिका में डिस्कवर हुआ था। चार्ल्स डब्ल्यू स्टाइल्स ने डिस्कवर किया था 1901 या 1902। निकेटर अमेरिकैनस को समटाइम्स न्यू वर्ल्ड हुकवर्म भी कहते हैं। ठीक है। सो इन दोनों हुकवर्म्स के जो एडल्ट्स है, इनमें क्या फर्क है? जो निकेटर अमेरिकैनस का एडल्ट है ये स्लाइटली स्मॉलर और थिनर है देन दोज ऑफ एंसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल। आगे हम कंपैरिजन करेंगे, उनके लाइफ साइकिल की भी कंपैरिजन करेंगे और उनके एडल्ट्स की भी कंपैरिजन करेंगे। ठीक है। लेकिन इनके जो एग्स है एंसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल और निकेटर अमेरिकैनस के, दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल, और लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी, लेबोरेटरी डायग्नोसिस दोनों की सिमिलर है। ठीक है। ये जो हुकवर्म स्पीशीज है जो कि हुकवर्म डिजीज काज करते हैं, एंसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल और निकेटर अमेरिकैनस, तो ये दोनों जो है दे आर वर्ल्ड वाइड इन एरियाज विद वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट्स एंड आर वाइडली ओवरलैपिंग। ठीक है, ये दोनों स्पीशीज। निकेटर अमेरिकैनस जो है ये साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में वाइड स्प्रेड था अंटिल द अर्ली 20th सेंचुरी। ठीक है। बाकी जो स्पीशीज है एंसाइलोस्टोमा के, जैसे मैंने बताया था हम पढ़ेंगे, दे आर फाउंड इन द फार ईस्ट। ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि अब ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज assumed टू बी इन्फेक्टेड विद हुकवर्म्स। ठीक है, कि 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ये एज्यूम किया जाता है कि दे आर इन्फेक्टेड विद हुकवर्म्स। ह्यूमन में जो हुकवर्म डिजीज है, इंटेस्टिनल हुकवर्म डिजीज, वो एंसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल और निकेटर अमेरिकैनस काज करते हैं। साथ में मैंने एस सिलेनिकम का भी लिखा है, एंसाइलोस्टोमा सिलेनिकम। सो क्लासिकली तो ये स्पीशीज कंसिडर किए जाते थे, एंसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल और निकेटर अमेरिकैनस, कि ये जो है वर्ल्ड वाइड ये प्राइमरी इंटेस्टिनल हुकवर्म स्पीशीज है। लेकिन जो न्यू स्टडीज है वो इस एंसाइलोस्टोमा सिलेनिकम को भी एक इम्पोर्टेंट इमर्जिंग पैरासाइट कंसिडर करते हैं। ये है एक मतलब एनिमल पैरासाइट है, लेकिन ये ह्यूमन में भी कुछ रीजन्स में इन्फेक्शंस काज कर सकता है। जो एंसाइलोस्टोमस कैनिनम है, ये एक और स्पीशी है। ठीक है, ये तो कैनेट्स का पैरासाइट है। ठीक है, लेकिन ओकेजनली इसके लार्वे जो है ये ह्यूमन टिश्यूज में भी डेवलप हो सकते हैं, और फिर वहां पे ये एसिनोफिलिक एंटेराइटिस काज कर सकते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि ये जो है ये ह्यूमंस में मेच्योरिटी तक नहीं पहुंचता। और ये जो एसिनोफिलिक एंटेराइटिस है, ये आप लोगों ने शायद सुना होगा, ये एक रेयर डिजीज है इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, जिसमें इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फूड रिलेटेड रिएक्शंस।
जैसे कि इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एसिनोफिल्स इन द जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, ये वहां पे इन्फिल्ट्रेट हो जाते हैं और ब्लड में एसिनोफिल का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है। इस एसिनोफिलिक एंटीराइटिस के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और ओकेजनली डायरिया। तो ये जो स्पीशी है एंसाइलोस्टोमा कैनेनम की, ये एसिनोफिलिक एंटीराइटिस काज कर सकता है। अच्छा, एक और भी ग्रुप है हुकवर्म्स का जो कि एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है, वो भी ह्यूमन स्किन को पेनिट्रेट कर सकता है और वहां पे वो क्यूटेनियस लार्वा मिग्रेंस उसको कहते हैं, ये काज कर सकता है। ये क्यूटेनियस लार्वा मिग्रेंट के लिए जो स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल है वो है एंसाइलोस्टोमा ब्राजीलियंसिस, एंसाइलोस्टोमा कैनेनम और अनसिनेरिया स्टीनोसेफेला। अब ये क्यूटेनियस लार्वा मिग्रेंट है क्या? ये एक पैरासिटिक स्किन इन्फेक्शन है, ठीक है, जो कि हुकवर्म के इन हुकवर्म्स के लार्वी काज करते हैं। ये हुकवर्म्स यूजुअली ये केट्स, डॉग्स और दूसरे एनिमल्स को इन्फेस्ट करते हैं या इन्फेक्ट करते हैं। ह्यूमन जब बेयर फीट वॉक करते हैं ऑन सैंडी बीचेस या वो मोइस्ट सॉफ्ट सॉइल के साथ कांटेक्ट कर लेते हैं जिसमें जो कि कंटेमिनेटेड है एनिमल फीसिस के साथ, तो ये हमारी बॉडी में आ सकते हैं। ठीक है, और ये जो एरप्शंस काज करता है, मतलब ये जब जहां से एंटर होता है क्यूटेनियस एरप्शन काज करता है। सो ये एक्चुअली जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये इन लार्वे के पर क्यूटेनियस पेनिट्रेशन की वजह से होता है। ठीक है, और ज्यादातर ये जो इन्फेक्शन है क्यूटेनियस लार्वा मैग्रेन के, ये सब ट्रॉपिकल जियोग्राफिक एरियाज में एंड साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में कॉमन है। इसके अलावा कुछ कंट्रीज है जैसे कैरिबियन, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका, वहां पे ये एंडेमिक भी हो गया है। ठीक है, अच्छा, अदर देन एंसाइलोस्टोमा कैनेनम जो हमने ऊपर बात की, these parasites do not develop further after their larvae penetrate human skin। ये जो स्पीशीज की हमने बात की, ये एंसाइलोस्टोमा ब्राजीलियंसिस, कैनेनम और अनसिनेरिया स्टेनोसेफेला, इनमें ये 3 स्पीशीज है। इनमें सिर्फ जो एंसाइलोस्टोमा कैनेनम है ये ह्यूमन स्किन में डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर डेवलपमेंट इनकी हो सकती है, लेकिन जहन में रख लें कि मेच्योरिटी तक ये नहीं पहुंचता। ह्यूमन बॉडी में ये डेवलप तो कर लेता है लेकिन मेच्योरिटी तक नहीं पहुंचता। अच्छा, ये लार्वल फॉर्म्स में आप स्टूडेंट्स क्या रहते हैं कि इसमें कुछ कंफ्यूजन है, तो वो मैं बता देता हूँ। ये 3 लार्वल फॉर्म्स, रेप्टिटिव फॉर्म, ठीक है, माइक्रोफिलेरी और फिलेरी फॉर्म। सो रेप्टिटिव फॉर्म जो है ये फर्स्ट एंड सेकंड लार्वा है। कुछ निमाटोड स्पीशी में इसको हम रेप्टिटिव फॉर्म कहते हैं। इसको रेप्टिटिव फॉर्म क्यों कहते हैं? ड्यू टू देयर स्टेब लाइक एसोफेगस। स्टेब मैंने यहाँ आपके सामने एक पिक्चर फिगर लगाया हुआ है, इसमें देखें तो, और फिर कंपेयर करें एसोफेगस के साथ, तो इनका जो एसोफेगस है वो स्टेब लाइक इन अपीयरेंस है, इसी वजह से इनको रेप्टिटिव फॉर्म लार्वी कहते हैं। ठीक है, और इस किस्म के जो लार्वी है वो हमारे पास निकेटर अमेरिकैनस, एंसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेली और स्ट्रॉन्जिलाइड्स स्टरकोरेलिस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखें ये फिगर में आपको स्ट्रॉन्जिलाइड्स स्टरकोरेलिस और हुकवर्म के रेप्टिटिव फॉर्म लार्वे को कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड लार्वी ऑफ कुछ निमाटोड स्पीशीज को हम रेप्टिटिव फॉर्म लार्वी कहते हैं। और वजह क्या है? क्योंकि इनका जो एसोफेगस है उसकी अपीयरेंस स्टैब लाइक है। ठीक है, अच्छा, बहुत सारी निमाटोड स्पीशीज में थर्ड स्टेज लार्वी को फिलेरी फॉर्म कहते हैं, फिलेरी फॉर्म लार्वा। ठीक है, तो फिलेरी फॉर्म में होता क्या है कि इसका जो एसोफेगस है इट बिकम्स स्ट्रिच्ड और जो टिपिकल कंस्ट्रक्शन थी एस्थमस वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो इस फिगर में आप देख सकते हैं वो जो एसोफेगस और इंटेस्टाइन जंक्चर है वो आप देख सकते हैं। तो थर्ड स्टेज लार्वा, कुछ स्पीशीज में थर्ड स्टेज लार्वी को, निमाटोड में थर्ड स्टेज लार्वी को हम फिलेरी फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है,
अब माइक्रोफिलेरिया किस लार्वे को कहते हैं? सो फिलेरियल वर्म्स के फर्स्ट लार्वे को माइक्रोफिलेरिया कहते हैं। फिलेरियल वर्म्स वो वर्म्स है जो कि ब्लड और लिम्फ में रहते हैं अपने होस्ट के, ठीक है। सो ये जो लार्वी है माइक्रोफिलेरी, दे आर बॉर्न आइदर शीथिड, ठीक है, मतलब कि ये विविपेरस है, ठीक है, एग्स नहीं है इनके, ये लार्वी पैदा होते हैं, ठीक है। सो या तो ये शीथित पैदा होंगे, एक्सक्रीटेड फ्रॉम द फीमेल्स यूट्रस, इधर शीथित। शीथित क्या मतलब है? सराउंडेड बाय द स्ट्रिच्ड एगशेल, या अनशीथित हो सकते हैं, मतलब एगशेल इज डिस्चार्ज्ड। माइक्रोफिलेरी शीथित या अनशीथित हो सकते हैं। अब जो वो किरेरिया और लोआ जो जिनरा है, इनके जो लार्वी है वो शीथित होते हैं, और जो अंकोसर्का है इनके लार्वी अनशीथित होते हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी फिगर में ब्रूगिया मलाई, ठीक है, वो भी दिखाया गया है, और यहाँ पे अंकोसर्का के अलावा बाकी स्पीशीज भी दिखाई गई हैं जो कि जिनके लार्वी अनशीथित है, ठीक है। अच्छा, लाइफ साइकिल की बात करें, सो एग्स जो है दे आर पास्ड इन द स्टूल और अंडर फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशंस क्या है? मॉइस्चर, वार्मथ, शेड एटसेट्रा, उसमें ये लार्वी जो है ये हैच करता है, ठीक है। तकरीबन कितना टाइम लेता है? 1 to 2 days, ठीक है। और फिर हैच करने के बाद ये कंटिमिनेटेड सॉइल में फ्री लिविंग बन जाता है, ठीक है। लार्वी कौन से इसमें से मतलब हैच करेंगी? उन लार्वी को हम रेप्डिटिफॉर्म लार्वी कहते हैं। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की कि रेप्डिटिफॉर्म इनके एसाफिगस की स्टेप लाइक अपीयरेंस की वजह से कहते हैं। सो ये जो रिलीज्ड रेप्डिटिफॉर्म लार्वी है ये फीसेस या सॉइल में ग्रो करेंगे, और इन अबाउट 5 to 10 days इनमें, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड लेक्चर में भी बताया था, इनमें मोल्टिंग होती है। सो आफ्टर 2 मोल्ट्स ये फिलेरिफॉर्म बन जाते हैं, थर्ड स्टेज लार्वी, ठीक है। और फिर ये इन्फेक्टिव बन जाते हैं फॉर इट्स डेफिनेटिव होस्ट। ये जो लार्वी है ये फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर है तो ये 3 to 4 वीक्स सरवाइव कर सकते हैं, और जब ह्यूमन होस्ट इनके साथ कांटेक्ट कर लेता है, टिपिकली अगर वो ह्यूमन होस्ट बेयर फीट है, तो ये जो लार्वी है दे कैन पेनिट्रेट द स्किन, और फिर दे आर कैरीड थ्रू द ब्लड वेजल्स टू द हार्ट एंड देन टू द लंग्स, ठीक है। तो मीन कांटेक्ट करने के बाद ये लार्वी स्किन को पेनिट्रेट करते हैं, और फिर थ्रू ब्लड वेजल्स ये हार्ट और लंग्स में चले जाते हैं। अच्छा, लंग्स में आने के बाद जब ये पेनिट्रेट करते हैं पल्मोनरी अल्वेओलाई को, सो दे असेंड द ब्रोंकियल ट्री टू द फेरिंक्स, मतलब ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, एंड आर स्वैलोड, और इनको मतलब वो जो इंडिविजुअल है वो इनको स्वैलो करता है। फिर ये लार्वी कहाँ पहुंच जाते हैं? दे रीच द जेजुनम और स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे ये मेच्योर हो जाते हैं इनटू एडल्ट्स। अब ये एडल्ट जो है ये ह्यूमन की बॉडी में उसके स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में रहता है, ठीक है, यूजुअली डिस्टल जेजुनम में, ठीक है। वहां पे ये इंटेस्टिनल वॉल के साथ अटैच हो जाते हैं और ब्लड लॉस काज करते हैं, मतलब होस्ट की बॉडी से ब्लड लॉस काज करते हैं। और यूजुअली जो एडल्ट वॉर्म्स है दे आर एलिमिनेटेड इन 1 to 2 years, लेकिन इनकी जो लॉन्गिविटी है इट मे रीच सेवरल ईयर्स, ये सेवरल ईयर्स तक हमारी बॉडी में रह सकते हैं। इस फिगर में न्यू वर्ड और ओल्ड वर्ड हुकवर्म्स को इनकी मॉर्फोलॉजी और इनके लाइफ साइकिल को कंपेयर किया गया है। लाइफ साइकिल तो इनका सिमिलर है, मॉर्फोलॉजी में थोड़ा सा फर्क है। अब देखें जो टीथ है, अगर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक अलग सा एक इमेज सेंड कर दूं, ठीक है। लाइफ साइकिल वैसे भी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी आप लोग साथ में स्टडी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट। अच्छा, इंसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेली के कुछ लार्वी जब ये होस्ट स्किन को पेनिट्रेट कर जाते हैं तो ये डॉर्मेंट हो जाते हैं। इस डॉर्मेंट कंडीशन को हम हाइपोबायोसिस कहते हैं। ये हाइपोबायोसिस या जो डॉर्मेंसी है, यूजुअली लार्वी इस डॉर्मेंसी में जाते हैं। ये इंटेस्टाइन में या मसल्स में
ये जो हाइपोबायोसिस है या इनकी डोरमेंसी वहां पे होती है। ठीक है, ये जो लार्वी है जो कि डोरमेंट हो गए हैं, दे आर केपेबल ऑफ रीएक्टिवेटिंग एंड एस्टेब्लिशिंग पेटेंट इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस। अब पेटेंट इन्फेक्शन हम क्यों कहते हैं? पेटेंट इन्फेक्शन हम उस इन्फेक्शन को कह सकते हैं व्हेन डायरेक्ट एविडेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन बी डिटेक्टेड। फॉर एग्जांपल कैसे? अगर इस ऑर्गेनिज्म के जो एग्स है अगर वो पेशेंट के फीसेस में चले जाएं, उसके ब्लड में हो या सिक्रीशन में, इस केस में तो ऐसा नहीं है, मैं पेटेंट की बात कर रहा हूँ, पेटेंट इन्फेक्शन की बात कर रहा हूँ। सो पेटेंट इन्फेक्शन वो होता है व्हेन डायरेक्ट एविडेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन बी डिटेक्टेड। फॉर एग्जांपल एविडेंस हमारे पास पेशेंट के फीसेस में भी हो सकता है, ब्लड या सिक्रीशंस में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उसको सिम्टम्स अपीयर हो, लेकिन अगर एविडेंस मिल जाए, ठीक है, एविडेंस अगर फीस में मिल जाए, ब्लड में मिल जाए, तो मीन कि ये इसको पेटेंट इन्फेक्शन हुआ है। तो यह जो लार्वी है इस केस में दे आर केपेबल ऑफ रीएक्टिवेटिंग एंड एस्टेब्लिशिंग पेटेंट इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस। ठीक है, तो उस केस में जो एग्स है वो हमें इनके फीसेस में, वो जो इंडिविजुअल है इन्फेक्टेड उसके फीस में मिल सकती हैं। अच्छा, इन्फेक्शन जो है एंसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेली से, इट मे प्रोबेबली आल्सो अकर बाय द ओरल एंड द ट्रांसमेमोरी रूट। ठीक है, अब ट्रांसमेमोरी थ्रू मिल्क जो है इंजेक्शन के थ्रू भी ये क्लेम करते हैं कि इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, ओरल तो आपको पता है कि ओरली थ्रू माउथ भी हो सकता है। जो स्पीशीज है एंसाइलोस्टोमा सिलेनिकम और एंसाइलोस्टोमा कैनिनम, इनके इन्फेक्शंस भी थ्रू ओरल इंजेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो एंसाइलोस्टोमा कैनिनम है, सिनोफिलिक एंटेराइटिस की हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की, तो इसके साथ जो ये एसोसिएटेड डिजीज है, इट इज बिलीव टू रिजल्ट फॉलोइंग ओरल इंजेक्शन ऑफ लार्वी। मतलब ये है कि जब हम इसके लार्वी को ओरली इंजेस्ट कर लेते हैं तो तभी ये एसिनोफिलिक एंटेराइटिस हो सकता है। और अगर परक्यूटेनियस इन्फेक्शन हो तो उसके थ्रू ये जो है एसिनोफिलिक एंटेराइटिस नहीं हो सकता। अच्छा, जो निकेटर अमेरिकैनस है इसके बारे में कहा जाता है कि ये ओरल या ट्रांसमेमोरी रूट के थ्रू ये नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसका जो रूट है कि बेयर फीट अगर हम मूव करेंगे कंटिन्यूटेड सॉइल में तो फिर वो हमारी बॉडी में दाखिल हो सकते हैं वो लार्वी। ठीक है, अच्छा, इस स्लाइड में लाइफ साइकिल को समराइज किया गया है। आप स्टेज 1 में देखें, एग्स जो है वो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से फीसेस में पास्ड आउट हुए। ठीक है, वो एग्स एनवायरमेंट में अंडर सुटेबल कंडीशन वो हैच भी हुए हैं, उनमें से रेप्टिडिफॉर्म लार्वा हैच हुआ है। ठीक है, वो रेप्टिडिफॉर्म लार्वा वो सॉइल में डेवलप हो जाता है इनटू फिलेरिफॉर्म लार्वा, और फिर जब हम या ह्यूमन बेयर फीट इस कंटेमिनेटेड सॉइल में मूव करते हैं तो फिलेरिफॉर्म लार्वा जो है वो स्किन को पेनिट्रेट कर देता है। ठीक है, आफ्टर पेनिट्रेशन ये लार्वा क्या करते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि ये मूव करेगा टुवर्ड द हार्ट फिर लंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो लार्वी है द एग्जैक्ट सर्कुलेशन इन द लंग्स। ठीक है, तो आफ्टर दैट दे आर कफ्ड अप, वहां पे हमने बात की कि ये फेरिंक्स में आ जाते हैं, एसेंड करते हैं ब्रोंकियल ट्री को। ठीक है, एंड आर कफ्ड अप, और फिर वो जो स्पूटम है उसको दोबारा वो जो इंडिविजुअल वो स्वॉलो करता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो इंटेस्टाइन में जाके फिर मैच्योरेशन उनकी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर ये एडल्ट बन जाते हैं और फिर एग्स ले करते हैं विच आर पास्ड आउट इन फीसिस। यहाँ पे आपको एक स्पीशी डॉर्मेंट कंडीशन में भी ये शो किया गया है। एंसाइलोस्टोमा स्पीशी के कुछ स्पीशीज जो हाइपोबायोसिस वो वर्ड हमने यूज किया था। ठीक है, सो आफ्टर रीएक्टिवेशन ये लार्वी जो है ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, पैथोजेनिसिटी अगर हम बात करें तो हाई इंटेंसिटी हुकवर्म इन्फेक्शंस अकर अमंग बोथ स्कूल एज चिल्ड्रन एंड एडल्ट। स्कूल एज चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों में ये हुकवर्म के इन्फेक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, जो
हाई इंटेंसिटी इन्फेक्शन है, ये एडल्ट्स में लेस कॉमन है और स्कूल एज चिल्ड्रन में ज्यादा कॉमन है। ठीक है, सो हुकवर्म डिजीज के, हुकवर्म इन्फेक्शन के सीरियस इफेक्ट्स क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एनीमिया, उस इंडिविजुअल में को एनीमिया हो जाता है, उसमें प्रोटीन डिफिशिएंसी हो जाती है। और ये एनीमिया और ये प्रोटीन डिफिशिएंसी, जैसे कि हमने बात की कि ये इंटेस्टाइन में ब्लड लॉस काज करते हैं, तो ये उसी ब्लड लॉस की वजह से ये काज होता है। ठीक है, जब बच्चे कंटिन्यूअसली इन्फेक्टेड हो इन वर्म से, सो द लॉस ऑफ आयरन एंड प्रोटीन कैन रिटार्ड ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो इनमें ग्रोथ और मेंटल डेवलपमेंट ये रिटार्ड हो सकती है। ठीक है, सो रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट ये बच्चों में अगर वो कंटिन्यूअसली इन्फेक्ट हो रहे हैं बाय मेनी वर्म, मतलब हाई इंटेंसिटी इन्फेक्शन है, तो उनमें ये हो सकता है। ठीक है, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड मेंटल डेवलपमेंट ये दोनों रिटार्ड हो सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर हुकवर्म्स के लार्वे ये स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करते हैं, तो अगर इन्फेक्शन रिपीटेड है, बार बार हो रहा है इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से सिवियर एलर्जिक एचिंग डेवलप्स एट साइट ऑफ स्किन पेनिट्रेशन। इस कंडीशन को हम ग्राउंड एच कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इंटेस्टिनल फेज ऑफ इन्फेक्शन को हम स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेज में, एक्यूट स्टेज में होता क्या है? देयर इज हैवी वर्म बर्डन, वो मोर देन 5000 एग्स पर ग्राम ऑफ फीसिस प्रोड्यूस करते हैं। जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है उसको एंटीराइटिस है, हो सकता है। एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस डिस्ट्रेस इन 20% टू 50% केसेस हो सकता है। एनोरेक्सिया, डायरिया, कुछ केसेस में पेन, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आयरन डिफिशिएंसी, ये वो एनीमिया है। ठीक है, जिसमें बॉडी में एक तो रेड ब्लड सेल्स का लेवल भी कम होता है और एक इन रेड ब्लड सेल्स का साइज भी नॉर्मल से कम होता है। हाइपोक्रोमिक आयरन डिफिशिएंसी या एनीमिया में जो आरबीसीज है उनका नंबर भी कम होता है और उनका साइज भी कम होता है। ठीक है, नॉर्मल से, विद accompanying वीकनेस, साइंस ऑफ हाइपोप्रोटीनीमिया, मतलब प्रोटीन लेवल भी इनमें कम हो जाता है। एडिमा एंड लॉस ऑफ स्ट्रेंथ फ्रॉम ब्लड लॉस काज्ड बाय एडल्ट वर्म्स। तो ये एक्यूट फेज की हम बात कर रहे थे। ठीक है, सेकंड स्टेज में जब लार्वा माइग्रेट करता है थ्रू लंग्स, तो उस केस में ये इंट्रा एल्व्यूलर हेमरेज काज कर सकता है। ठीक है, एंड माइल्ड निमोनिया विद कफ, वीजिंग, आप जानते हैं वो जो ब्रीदिंग विद ए विस्लिंग और रेटलिंग साउंड इन द चेस्ट, उसको वीजिंग कहते हैं। ठीक है, सोर थ्रोट भी उसको हो सकता है, ब्लडी स्प्यूटम एंड हेडेक अकर इन हेवी इन्फेक्शन। ठीक है, सो ये जो रिएक्शंस है दे आर मोर सिवियर इन री इन्फेक्शंस। ठीक है, थर्ड स्टेज में होता क्या है? सिम्टम्स सेकेंडरी टू द आयरन डिफिशियंसी एनीमिया caused by blood loss, hyperplasia of bone marrow and spleen। इस इंडिविजुअल में हाई एसिनोफिलिया भी हो सकता है। ठीक है, अब लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे करेंगे? सो चूंकि इनके एग्स, वैसे तो इनको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है, लेकिन चूंकि हुकवर्म इन्फेक्शन को हमने डायग्नोज करने के, ये हुकवर्म डिजीज है कि नहीं है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्स इन द स्टूल। ये सबसे कॉमन मेथड है फॉर डायग्नोजिंग हुकवर्म इन्फेक्शंस। इसके लिए जो रिकमेंडेड प्रोसीजर है वो क्या है? कलेक्ट स्टूल स्पेसिमन, ठीक है, फिर उसको फिक्स करेंगे फॉर्मलिन में, फिर उसको कंसंट्रेशन टेक्निक्स के थ्रू कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, वो जो सेडिमेंटेशन टेक्निक है, फॉर्मलिन इथाइल एसीटेट सेडिमेंटेशन टेक्निक के थ्रू कंसंट्रेट करेंगे। फिर वेट माउंट ऑफ द सेडिमेंट, जो हमारे पास सेडिमेंट है उससे कुछ लेके स्लाइड पे डाल के एग्जामिन करेंगे। जहाँ पे कंसंट्रेशन प्रोसीजर अवेलेबल नहीं है, मतलब ऐसे जगह भी हो सकती हैं जहाँ पे फॉर्मलिन नहीं है, लैब नहीं है, इथाइल एसीटेट वगैरह नहीं है, या जो इक्विपमेंट्स यूज होती हैं वो नहीं है, तो इस केस में फिर हम डायरेक्ट वेट माउंट लेते हैं। ठीक है, और इसके थ्रू हम मॉडरेट टू हैवी इन्फेक्शंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो मेबेंडाजोल या पायरेंटल पामोवेट है। ठीक है, साथ में चूंकि आयरन की कमी भी है,
सो आयरन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी देते हैं, ठीक है, और थायाबेंडाजोल ऑइंटमेंट फॉर क्यूटेनियस लार्वा मिग्रेन्स, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों के क्वेश्चंस को क्लास के टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।